मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां पर टीचर क्लासरूम में बच्चों को उनके रिजल्ट्स दे रहा था। क्लासरूम में एक लड़की है जिसका नाम है यशुका। यशुका वैसे तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर की है मगर वो नालायक थी। यशुका का टेस्ट बहुत ज्यादा इजी था मगर फिर भी वो टेस्ट में 0 स्कोर करती है। अब यहाँ पर जो यशुका का फ्रेंड था वो इसका मजाक नहीं बनाता बल्कि इसको मोटिवेट करता है। वो कहता है यशुका परेशान मत होना, 0 नंबर तो तुम्हारा लकी नंबर है। ये बात जब उनके टीचर सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यशुका पढ़ाई का कोई मजाक नहीं है, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा। अब इसके बाद इनका हिस्ट्री का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन मोनामेंट का नाम पूछा गया था जहाँ पर कॉइन ऑफर करने वाले की विश को पूरा कर दिया जाता था। अब इसको मोनामेंट का नाम तो नहीं पता था तो ये सोचती है कि मैं क्वेश्चन को खाली छोड़ूंगी, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर कुछ न कुछ लिख दूं। ये यहाँ पर एक जगह का नाम लिख देती है जिसका नाम है गाचिमू। अब जैसे ही ये इस जगह का नाम लिखती है पेपर में, हम देखते हैं कि एक जगह से बहुत ज्यादा लाइट उठ रही है। वहाँ पर टाउन में एक जंगल बन गया था और बहुत ज्यादा दरख्त भी बन गए थे। वहाँ पर जंगल का एक रास्ता बन गया था। अब अगले दिन यशुका जब अपने फ्रेंड के साथ स्कूल आ रही थी तो ये उसी जंगल के रास्ते को देखती है। अपने फ्रेंड से कहती है कि पहले तो ऐसा रास्ता कभी भी नहीं देखा मैंने। अब ये दोनों काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए। कुछ देर चलने के बाद इनको वहाँ पर एक श्राइन नजर आता है। वहाँ पर ये एक कॉइन फेंक देती है और विश करती है कि उसको अगले टेस्ट में 100 मार्क्स मिले। इसके बारे में ये ज्यादा नहीं सोचती और फिर इसके बाद ये स्कूल आ जाती है। इसको स्कूल जाकर इसके पहले टेस्ट के मार्क्स मिलते हैं जो इसको 100 में से 5 मार्क्स मिले थे। अब ये सोचती है कि ये उसी श्राइन की पावर पर बिलीव कर रही थी, ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद इनका एक और टेस्ट था जो कि पॉलिटिक्स पर था। टेस्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करंट जापानीज के प्राइम मिनिस्टर का था। यशुका को इस बात का नहीं पता था कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है और ना ही ये इस क्वेश्चन को खाली छोड़ना चाहती थी। और अब ये उस जगह पर अपने फ्रेंड का नाम लिख देती है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे मगर यशुका को इनके कोई भी आंसर का नहीं पता था। ये सोचती है कि टेस्ट खत्म होने तक ये थोड़ा सा सो ही ले। इसके बाद हम यशुका को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ घर वापस आ रही होती है। ये अपने फ्रेंड को भी अपने साथ घर ले आती है। जब ये घर आकर देखती है तो इसके पेरेंट्स लड़ रहे थे। यशुका कहती है कि इन दोनों को इग्नोर करो। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को अपने रूम में ले आती है। जब ये अपने रूम में अपने फ्रेंड को लेकर जा रही थी तभी वहाँ पर एक रूम को देखते हैं जिसके आगे खाली बर्तन पड़े हुए थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यशुका का एक ट्विन ब्रदर भी है। ये अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अच्छा था। किसी भी टेस्ट में उसके मार्क्स नहीं कटते थे, वो हमेशा 100 मार्क्स लाया करता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने हाई स्कूल का एंट्री टेस्ट दिया जिसमें वो बेचारा फेल हो गया। वो हमेशा से अच्छे मार्क्स लाता था, लोग उसको इंटेलिजेंट कहते थे। यशुका का भाई जो टेस्ट में फेल हो गया था ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बाद इसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। वो किसी से बात भी नहीं करता था और हमेशा एक रूम में बंद रहता था। अपने ही रूम में वो गेम खेलता रहता था। वहीं पर हम यशुका के टीचर को देखते हैं जो यशुका के टेस्ट को चेक कर रहे थे और उसके मार्क्स लगा रहे थे। तभी अचानक से बहुत ज्यादा लाइट चमकती है। ग्लासेस से भी लाइट को देखा जा सकता था। उधर दूसरी तरफ यशुका अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। बहुत ज्यादा देर हो गई थी, वो अभी तक नहीं आया था। जब अपने फ्रेंड को कॉल करती है तो वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अब मैं नहीं आऊंगा। अब जब ये फोन बंद करती है तभी इसकी एक क्लासमेट इसको मैसेज करती है। तभी वो इसको बताती है कि जो यशुदा यानी कि जो इसका फ्रेंड है बहुत बड़ी मुश्किल में है। वो कहती है कि उसको जापान का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिया गया है। इसके फ्रेंड की पिक्स सोशल मीडिया पर एज अ प्राइम मिनिस्टर वायरल हो रही थी। नेक्स्ट डे यशुका जब स्कूल जाती है तभी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि कैसे उसका फ्रेंड ग्रोसरी स्टोर पर उसके लिए खाने की चीजें लेने गया था और जाकर प्राइम मिनिस्टर बन गया। और भी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी कि डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स मिसिंग हैं और पता नहीं सबके सब प्रेसिडेंट कहाँ पर चले गए। इसके बाद इनकी क्लास में टीचर आते हैं और इनको आकर इनके सभी के टेस्ट दिखाते हैं। जब ये यशुका को उसका टेस्ट देते हैं तो उनके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल होती है। टीचर यशुका को बताते हैं कि यशुका तुमने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। यशुका ये सुनकर हैरान हो गई थी क्योंकि इसने क्वेश्चन पेपर पर कोई भी क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया था और ज्यादातर क्वेश्चंस तो इसने खाली ही छोड़ दिए थे। तो 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं?
अब जब यशोका को टेस्ट पेपर मिलता है तो वो चेक करती है कि उसका फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना क्योंकि उसने टेस्ट पेपर पर अपने फ्रेंड का नेम एज अ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया था। और वो प्राइम मिनिस्टर जो दूसरे कंट्रीज के मिसिंग हुए, वो मिसिंग इसलिए हुए क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी इसके टेस्ट पेपर पर थे, तो इसने उन क्वेश्चंस को खाली छोड़ दिया। इसका मतलब ये था कि इसने जो श्राइन के सामने विश मांगी थी वो पूरी हो रही थी, मगर जरा अलग तरीके से। अब इसको ये बात पता चल चुकी थी कि सारी दुनिया इसके आंसर्स के मुताबिक चलती रहेगी और जो चीजें अब खराब हो गई थी ये उनको ठीक करना चाहती थी। इसीलिए अब ये गूगल करती है राइट आंसर और अपने पेपर पर लिख देती है और ये प्लान इसका काम भी कर जाता है। जिस फ्रेंड को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था उसको पहले दिन ही फायर कर दिया गया, तो वो वापिस आ जाता है और तो और जो बाकी प्रेसिडेंट गुम हो गए थे वो भी वापिस आ जाते हैं। अब इसका अगला टेस्ट था मैथ्स का। यहाँ पर ये इतनी ज्यादा परेशान नर्वस नहीं थी क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि अगर ये गलत आंसर राइट कर भी देगी तो दुनिया में इतनी ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं होगी। स्कूल के बाद ये अपने उसी फ्रेंड से मिलती है तो वो इसको बताता है कि उसको फायर क्यों किया गया था। ये अपने उसी फ्रेंड को अपनी सीक्रेट पावर के बारे में बताती है कि वो प्रेसिडेंट कैसे बना। इसके फ्रेंड को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तभी वो इसके सामने एक क्वेश्चन पेपर रखता है तो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई पावर है तो इस पेपर पर लिखकर मुझे प्रूव करो। इससे पहले ये पेपर पर कुछ लिखती तभी इसको नजर आता है कि एक टावर हिल रहा है। एक्चुअली में इसने मैथ्स के टेस्ट में एक मिस्टेक की थी जिसकी वजह से ये टावर हिल रहा था और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। ये दोनों जल्दी से टीचर के रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर यशोका का टेस्ट निकालते हैं, अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं, जिसके बाद वो टावर दोबारा से ठीक हो जाता है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस बात का पता नहीं लगा सकते थे कि ये टावर क्यों हिल रहा था। इसके बाद यशोका अपने फ्रेंड को लेकर दोबारा से उस श्राइन पर जाना चाहती थी। ये दोनों जो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो श्राइन तो वहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। यशोका के लिए यहाँ पर मसला खड़ा हो गया था। अगर ये चाहती है कि दुनिया बिल्कुल ठीक रहे तो यशोका को हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक राइट करना होगा। ये नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से अब कोई भी बड़ा मसला खड़ा हो। अब ये रात को बहुत ज्यादा मेहनत करती है, पढ़ती है, मगर थोड़ा सा पढ़ने के बाद यशोका सो भी जाती है। नेक्स्ट डे हम यशोका और उसके फ्रेंड को टीचर के रूम के बाहर खड़े देखते हैं कि टीचर यशोका के टेस्ट पर कितने मार्क्स लगाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इन्होंने सोचा था। टीचर इसके टेस्ट पेपर पर 100 मार्क्स स्कोर करते हैं और ये सोच रही थी कि कहीं दुनिया में दोबारा से कोई चीज चेंज ना हो जाए। जब ये घर आती है तो इसके फादर बहुत ज्यादा खुश थे। वो यशोका को बताते हैं कि आज उनकी बहुत ज्यादा सेल्स हुई है। एक्चुअली में हुआ यूँ था कि इसने अपने पेपर पर लिख दिया था कि टैप वाटर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वाटर प्योरीफाई खरीदे और उस वजह से इसके फादर को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हुआ। जब ये अपने फादर को बहुत ज्यादा खुश देखती है तो ये सोचती है ठीक है, चलो ठीक है, जैसे ये दुनिया है वैसे ही रहने दो। और कुछ टाइम के बाद ये इन सब चीजों में चेंजिंग लाएगी। पर तभी थोड़ी देर बाद जब ये न्यूज देखती है तो इसको पता चलता है कि लोग डाका मार रहे हैं पानी को चोरी करने के लिए। अब जब सब चीजें हाथ से निकल रही थी तो यशोका जल्दी से अपने टेस्ट पेपर पर क्वेश्चंस को ठीक करती है। चीजें दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब यशोका सोचती है मैं ये पावर अपने पेरेंट्स को करीब लाने के लिए भी तो यूज कर सकती हूँ ना। इसके पेपर के क्वेश्चन में नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछा जाता है कि स्पेस में कौन जाएगा। तो यहाँ पर यशोका उस आदमी का नाम लिख देती है जिसको इसकी मदर लाइक करती थी और उसी आदमी की वजह से इसकी मदर इसके फादर पर ध्यान नहीं देती थी। अब उस आदमी को यशोका ने स्पेस पर भेज दिया था। इसके बाद इसकी मदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगी थी और इसके बाद ये हैप्पी फैमिली बन जाती है। अब इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो ये बची थी कि ये अपने ट्विन ब्रदर को ठीक करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये राइट करती है कि इसका भाई रूम से बाहर आएगा और सबको गुड मॉर्निंग कहेगा, मगर इसका ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसका भाई तो रूम से बाहर नहीं आता, मगर इसके फादर इसके ब्रदर के रूम में जाकर उसको फोर्स करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कब तक चलता रहेगा, तुम बाहर आओ। इस वजह से इनकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। इसको पता चलता है कि इसके फादर की जॉब अच्छी नहीं जा रही, उनकी सेल्स नहीं हो रही और साथ ही इसकी मदर ने भी बहुत सारे लोगों से बात करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दी थी। अब इसको ये बात समझ आती है कि प्रॉब्लम तो कुछ ही देर के लिए सॉल्व होती है, ये सब की सब प्रॉब्लम्स टेम्पररी सॉल्व होती हैं। अब यह शुका सोचती है कि इसको सब कुछ खुद ब खुद ठीक करना होगा। वो अपने भाई के रूम के बाहर बैठ जाती है और जोर शोर से आवाज में पढ़ने लगती है और ये जानबूझकर मिस्टेक्स करती रहती है, मगर इसका भाई इसकी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करवाता। एक दिन जब ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तभी इसको एक प्रॉब्लम समझ नहीं आती, तो ये कहती है कि मैं इसको स्किप कर दूंगी। तो अंदर से अचानक से ये अपने भाई की आवाज सुनती है, वो इसके इस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बेटर हो रही थी। यह शुका भी स्टडी में बेटर हो गई थी। यह शुका का भाई भी इससे बात करने लगा था, मगर वो अपने रूम के अंदर रहकर ही यह शुका से बात किया करता था। अपने रूम में ही बैठकर वो इसको प्रॉब्लम समझाता था, मगर बोलता तो था। ये बातें इसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वहाँ दूसरी तरफ इसकी मदर भी अपने फोन से बाकी लोगों के नंबर्स को डायल कर देती हैं और अपनी फैमिली को टाइम देने लग गई थी। और साथ ही साथ इसके फादर भी अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रिक्स ढूंढते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। एक दिन यह शुका अपने टेस्ट में 100 मार्क्स लेती है, किसी भी हेल्प के बगैर। ये बहुत ज्यादा खुश होती है। ये जल्दी से ये न्यूज जाकर अपने भाई को सुनाती है, मगर वो रूम से बाहर नहीं आता और ना ही ये शुका को कांग्रेचुलेट करता है। इसको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर होती है। हम देखते हैं कि इसका भाई अब रूम से बाहर आ जाता है और आकर अपने फादर से सॉरी भी करता है अपने सभी बिहेवियर्स के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये शुका अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है। ये अपने बैग से एक पेपर निकालती है। एक्चुअली में ये इसका टेस्ट पेपर था जो इसने फाड़ कर अपने बैग में रख लिया था, क्योंकि उस टेस्ट पेपर में इसके 5 मार्क्स थे। अब ये उस टेस्ट पेपर को जोड़ती है, मगर तभी वो जंगल का रास्ता जो गायब हो गया था वो दोबारा से आ जाता है, जिस रास्ते से ये वहाँ पर गई थी और इसको श्राइन मिला था। ये समझ गई थी कि ये रास्ता भी इसी टेस्ट पेपर की वजह से जनरेट हुआ है। अब ये उसी रास्ते पर से चलकर श्राइन के पास जाती है और वहाँ जाकर दोबारा से विश करती है कि जो कुछ भी गलत हो गया है दुनिया में वो दोबारा से ठीक हो जाए, मगर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। ये बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। इसके बाद हम यशुका को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में यशुका ने ज्योग्राफी का टेस्ट देना था, तभी इसको याद आता है कि श्राइन ने इसकी विशेष को इसलिए पूरा किया था क्योंकि उसने वहाँ पर एक कॉइन फेंका था, और अब अगर ये कॉइन वापस ले ले तो इस दुनिया में सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अब ये जल्दी से अपना पेपर कंप्लीट करती है और वापस दोबारा से उसी जगह पर चली जाती है। ये वहाँ जाकर कॉइन को ढूंढती है, मगर तभी इसको पता चलता है वही कॉइन एक लॉक्ड बॉक्स के अंदर है। ये उस कॉइन को बाहर निकालने के लिए एक स्टिक का यूज करती है। दूसरी तरफ हम यशुका के भाई को देखते हैं जो अपने फादर से बातें कर रहा था। उसके फादर उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो खुद भी अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यशुका की मदर भी अब उसके फादर से सॉरी करती हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने यशुका के फादर को इग्नोर किया। इसके बाद हम यशुका के टीचर को देखते हैं जो टेस्ट की मार्किंग कर रहे होते हैं। उनके सामने यशुका का टेस्ट आता है और एज यूजुअल वो यशुका के मार्क्स 100 लगाते हैं। वहाँ पर यशुका जो कॉइन निकाल रही थी बॉक्स से, यशुका उस कॉइन को बाहर निकाल लेती है, मगर एकदम वो कॉइन दोबारा से उसी बॉक्स में गिर जाता है और उस कॉइन के गिरते ही बहुत सारी रोशनी बाहर आती है। और तभी हम देखते हैं उस श्राइन के पास यशुका नहीं थी। यशुका ही नहीं बल्कि स्कूल में भी कोई भी नहीं था। इवन पूरा का पूरा सिटी बिल्कुल खाली था। और तभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। हमें कोई भी इंसान नजर नहीं आता। एक्चुअली में यहाँ पर एक नया मैजिक हो गया था। यशुका ने पेपर में एक क्वेश्चन को मिस कर दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया था। यशुका ने इस क्वेश्चन को खाली रखा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग गायब हो गए। वे यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि एक शॉप के बाहर खड़ा होकर एक एक्सपेंसिव सूट को बड़े गौर से देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। वो अपने फादर के साथ एक अमीर आदमी के घर जाता है और यहाँ पर हमें उस छोटी लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम पीटी बार्नम होता है। असल में उसके फादर इस फैमिली के टेलर यानी एक दर्जी थे और आज भी इसी काम के सिलसिले में वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर बार्नम उस अमीर आदमी की बेटी से मिलता है और उसका नाम चैरिटी होता है और चैरिटी बार्नम को देखकर स्माइल करती है और कुछ ही टाइम में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि दोनों की उम्र सेम थी इसीलिए वो काफी घुल मिल जाते हैं और एक ही साथ वो दोनों बड़े होते हैं और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को पसंद
पसंद करने लगते हैं। लेकिन चैरिटी के फादर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपनी बेटी चैरिटी को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे, यानी दूर होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर जाता है, जहां वो दोनों अब बड़े हो चुके थे। बार्नम चैरिटी का मैरिज प्रपोजल लेकर उसके घर जाता है, जहां पर उसके फादर ना चाहते हुए भी चैरिटी को उसके हवाले कर देते हैं। साथ साथ वो बार्नम को ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती, और देखना एक दिन वो तंग आकर अपने घर वापस जरूर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफी खुश होते हैं और बहुत जल्द उनकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद वो न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं और वहाँ उनकी 2 बेबी गर्ल्स होती हैं। अब यहाँ पर बार्नम बहुत खुश था क्योंकि उसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था, यानी कि घर, 2 बेटियां और एक अच्छी वाइफ। लेकिन बार्नम को पैसों की कमी तो हमेशा ही रहती थी, लेकिन जो उसके ड्रीम्स थे वो काफी बड़े थे। वो हमेशा चाहता था कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटियों को ऐसी लाइफ, ऐसा फ्यूचर दे सके जो बार्नम चाहता तो था लेकिन उसे नहीं मिला, और इसी सोच के साथ वो दिन रात बहुत मेहनत करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जिस कंपनी में बार्नम काम किया करता था वो बैंकरप्ट हो जाती है, इसीलिए बार्नम अपसेट होकर, डिसअपॉइंटेड होकर घर वापस आ जाता है, और वो अपनी वाइफ चैरिटी को इस बारे में बताता है, जहाँ पर उसकी वाइफ चैरिटी उसे काफी हौसला देती है और परेशान ना होने के लिए कहती है। अब बार्नम के पास उसकी प्रीवियस कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें वो मॉर्गेज रखकर, इन्हें गिरवी रखकर लोन लेता है, और इसके बाद वो एक टाउन में म्यूजियम खोल लेता है, और इस तरह से वो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करता है जिसमें अलग अलग लोगों के वैक्स के पुतले होते हैं। बार्नम बड़ी उम्मीद से, बड़ी खुशी से लोगों में उसके टिकट्स बेचता है, और ऐसा करने में उसकी फैमिली भी उसका पूरा साथ देती है। लेकिन अनलकीली कोई भी उनको देखने नहीं आता, और तो और उसकी एक भी टिकट नहीं बिकती, इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड होकर, अपसेट होकर रात को वापस घर आ जाता है, जहाँ पर उसके बच्चे उसे एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना वहाँ पर किसी जिंदा चीज को लाया जाए जो लोगों को पसंद भी आए और लोग उसे देखने भी आए, और भला कोई भी वैक्स के पुतले क्यों देखने आएगा। और तब ये बात सुनकर बार्नम भी सोच में पड़ जाता है, और वो कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जो अनयूजुअल हों, यानी कुछ फ्रीक्स टाइप जिन्हें लोग देखना पसंद करें। और उनमें थे एक दाढ़ी वाली लड़की, एक बालों वाला आदमी, एक लंबा आदमी, एक मोटा आदमी और एक ऐसा आदमी जिसकी पूरी बॉडीज पर टैटूज बने हुए थे। बार्नम इन सभी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। वो हर जगह पर अपने म्यूजियम के पोस्टर्स लगवाता है जिससे लोग उन्हें देखने भी आते हैं, और देखते ही देखते उनका शो हाउसफुल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पैसों की उन पर बारिश हो जाती है, यानी अब उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। उनका शो काफी फेमस होता है, काफी पॉपुलैरिटी उन्हें मिलती है, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा इशू भी था, और वो ये कि एक फेमस क्रिटिक यानी फॉल्ट फाइंडर इन लोगों के बारे में काफी हर्टफुल और रूड बातें लिखता है, जिससे सोसाइटी के कुछ लोग इन लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं हो, तुम बहुत बुरे लोग हो, और इस तरह की और भी बहुत सारी गलत बातें इन्हें सुनने को मिलती हैं। लेकिन इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उल्टा फायदा होता है। क्रिटिसिज्म के बावजूद भी उनका शो हाउसफुल ही रहता है, लोगों को उनका शो काफी पसंद आता है और दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। और इसी न्यूज आर्टिकल से इंस्पायर्ड होकर वो अपने म्यूजियम का नाम बार्नम अमेरिकन म्यूजियम से बदलकर बार्नम सर्कस रख लेता है, और इसके बाद वो एक काफी बड़े घर को खरीद लेता है जिसमें वो और चैरिटी बचपन में आया करते थे और एक अच्छे फ्यूचर के ड्रीम्स देखा करते थे। और अब यहाँ तक उनके पास सब कुछ था। यहाँ पर बार्नम अपनी बेटियों की ख्वाहिशात को भी पूरा करने लगता है, यानी वो अपनी बेटी को एक बैले शोज गिफ्ट देता है और एक डांस स्कूल में उसका एडमिशन भी करवा देता है। लेकिन वहाँ उसके फ्रेंड्स बार्नम की इमेज की वजह से उसकी बेटी से कोई भी ठीक तरह से बात नहीं करती, और इसकी वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है। इसीलिए उसके पेरेंट्स यानी चैरिटी और बार्नम उसे काफी समझाते हैं। नेक्स्ट डे बार्नम एक फेमस राइटर से मिलता है जिसका नाम फिलिप होता है, और वो फिलिप को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए ऑफर करता है, लेकिन फिलिप उसे साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर बार्नम के काफी फोर्स करने के बाद फिलिप मान जाता है। अब जैसे जैसे वो फेमस होते जा रहे थे वैसे ही उनके हेटर्स भी बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके म्यूजियम के बाहर लड़ाई झगड़े होना आम बात थी। इसके बाद फिलिप एक अमेरिकन आर्टिस्ट से मिलता है, और जब वो फर्स्ट टाइम उसे देखता है तो वो उसे तभी से अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो उसे ये बता नहीं पाता कि वो उसे पसंद करता है। फिर कुछ टाइम बाद फिलिप अपना दिमाग लगाकर क्वीन विक्टोरिया के लिए उनके सर्कस का एक शो अरेंज करता है, जिसकी वजह से उसके सर्कस के सारे लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि अब वो और ज्यादा फेमस होने वाले थे। और अगर एक बार उनका ये शो सक्सेसफुल हो जाता तो हेटर्स के मुंह अपने आप ही बंद हो जाते, और इसी उम्मीद के साथ वो क्वीन से मिलने जाते हैं, जहाँ क्वीन को उन सबकी नेचर काफी पसंद आती है क्योंकि वो सभी काफी खुश मिजाज थे, यानी कि हंसमुख। और यहीं पर उनकी मुलाकात एक फीमेल सिंगर से भी होती है। यहाँ पर बार्नम को पता चलता है कि ये सिंगर बहुत ही अच्छी सिंगर है, और जहाँ भी वो जाती थी
उस शो के सारे टिकट्स बिक जाते थे और इसीलिए बार्नम उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए ऑफर करता है ताकि ये सिंगर उसके शो को और ज्यादा फेमस बना सके। इसके बाद वो सिंगर को भी अपने साथ अमेरिका ले आता है और वहाँ आकर वो उसका एक शो अरेंज करवाता है जहाँ सिटी का बड़े से बड़ा अमीर से अमीर आदमी आया होता है। यानी कि ये शो काफी सक्सेसफुल रहता है जहाँ पर सारे लोग काफी इंजॉय करते हुए उस सिंगर का गाना सुनते हैं। तब ये देखकर बार्नम बहुत ज्यादा खुश होता है। उनका शो हाउसफुल हो जाता है और पूरा सर्कस तालियों की आवाज से गूंज रहा होता है। अब शो की सक्सेसफुल होने की वजह से एक पार्टी रखी जाती है और इस पार्टी में चैरिटी के पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन बार्नम उनकी इंसल्ट करके उन्हें पार्टी से निकाल देता है। अब यहाँ पर बार्नम के पुराने सर्कस वाले उसके साथी भी आते हैं, लेकिन बार्नम तो उन्हें भी अंदर नहीं आने देता और किसी बहाने से उन्हें वहाँ से बाहर भेज देता है। लेकिन वो एक दूसरे दरवाजे से अंदर आ ही जाते हैं और यहाँ पर वो सबके सामने अपने गुस्से का इजहार करते हैं। अब वहाँ पर मौजूद सारे गेस्ट उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बार्नम एक प्लान बनाता है कि वो अपना सब कुछ खत्म करके उस सिंगर के साथ दुनिया भर में शो करने का डिसाइड करता है, लेकिन फिलिप उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे समझाते हुए कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, ये पागलपन है। हम यहाँ पर रहते हुए भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमने सोचा है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, यानी जो हम चाहते हैं। अब यहाँ पर फिलिप उसे काफी मनाता है, लेकिन बार्नम उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद फिलिप और वो आर्टिस्ट एक मूवी देखने जाते हैं जहाँ पर फिलिप के पेरेंट्स उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और इसी वजह से वो उस आर्टिस्ट की काफी इंसल्ट करते हैं। तो इसीलिए वो गुस्सा करते हुए और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ फिलिप उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है, यानी यही कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो आर्टिस्ट ये कहकर मना कर देती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब हालांकि फिलिप उसे मनाने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। उधर बार्नम उस सिंगर के साथ यूएस टूर के लिए निकल जाता है। अब हालांकि उसकी वाइफ चैरिटी उसे ऐसा करने से काफी रोकती है और उससे कहती है कि ऐसा क्यों कर रही हो, हमारे पास सब कुछ तो है, हम बहुत खुश हैं, हमारे पास वो सब कुछ है जिसके हमने ड्रीम्स देखे थे। लेकिन बार्नम के सर पर तो और बड़ा आदमी बनने का भूत सवार था, इसी वजह से वो चैरिटी की भी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चैरिटी अपनी बेटियों के साथ अकेली हो जाती है, जहाँ चैरिटी अपना सारा टाइम अपनी बच्चियों के साथ गुजारा करती थी। उधर टूर के दौरान बार्नम और वो सिंगर एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे, यानी वो काफी फ्रैंक हो गए थे और वो सिंगर बार्नम को पसंद करने लगी थी। लेकिन बार्नम उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मना कर देता है। तब उसका इनकार सुनकर वो सिंगर काफी दुखी हो जाती है और उसे नाराज होकर कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी और ये जो शो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ये मेरा आखिरी शो होगा। अब शो में हम देखते हैं कि बार्नम और वो सिंगर गलती से एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं और ये न्यूज उसकी पिक्चर के साथ न्यूज़पेपर में छप जाती है। उधर सर्कस के लोगों में और आम लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वो लोग सर्कस में आग लगा देते हैं और इसी टाइम बार्नम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सारा सीन देखकर काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो फौरन सर्कस की तरफ भागता है। अब वहाँ सर्कस में से सारे लोग बाहर आ गए थे सिवाय एक लड़की के और वो थी वही आर्टिस्ट यानी फिलिप की फ्रेंड। तब ये देखकर फिलिप बगैर सोचे समझे उस आर्टिस्ट को बचाने के लिए आग में कूद जाता है, लेकिन वो आर्टिस्ट दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है और तब ये देखकर बार्नम फिलिप को बचाने के लिए जाता है और वो उसे सही सलामत बचाकर बाहर लाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि फिलिप बेहोश हो जाता है। अब बार्नम अपने ड्रीम्स को, अपनी मेहनत को अपने सामने जलता हुआ देख रहा था, लेकिन अब इसका क्या फायदा था, वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बार्नम को पता चलता है कि जिन आम लोगों ने आग लगाई थी इन क्रिमिनल्स ने उनको पकड़ लिया गया है और साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि उस सिंगर ने भी उसका शो छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी और उस सिंगर की न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई थी, यानी जब वो गलती से एक दूसरे के काफी करीब हो गए थे। और जब चैरिटी ये न्यूज देखती है तो वो बार्नम पर काफी गुस्सा करती है, इसीलिए वो बार्नम को छोड़कर अपनी बेटियों को लेकर अपने फादर के घर पर चली जाती है। अब जिंदगी से हारकर और दुखी होकर बार्नम एक बार में जाता है और वहाँ वो ड्रिंक करता है, लेकिन तभी उसके सर्कस वाले सारे लोग वहाँ पर आते हैं और बावजूद इसके कि बार्नम ने उनका साथ छोड़ दिया था वो फिर भी उसे माफ करके उसे गले से लगाते हैं और उसे कहते हैं कि हम सब बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही हैं और हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया और उस टाइम बार्नम ने हमारा साथ दिया और अब जब बार्नम के ऊपर मुश्किल हालात है, उसे हमारी जरूरत है, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं भला। तब ये सुनकर बार्नम के अंदर फिर से एक उम्मीद
उम्मीद जागती है। उधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ फिलिप को होश आ गया था और जब वो आंखें खोलता है तो वो उस आर्टिस्ट को यानी अपने फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने पाता है। उधर बार्नम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो एक बार फिर चैरिटी को लेने के लिए उसके फादर के घर जाता है और वहाँ बार्नम को पता चलता है कि चैरिटी अभी घर पर नहीं है, बल्कि वो एक बीच पर गई है अपने मूड को ठीक करने के लिए। इसीलिए अब बार्नम भी जल्दी से उस बीच पर जाता है और वहाँ उसे चैरिटी मिल जाती है और वो उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और हमारे बच्चों को हमेशा से ही मुसीबत में डाला। हालांकि हर बार तुम मुझे अलर्ट भी करती आई हो, लेकिन ये मैं ही था, ये मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी, जो मेरे पास था मैं उसे ज्यादा हासिल करना चाहता था और शायद ये मेरा गलत फैसला था, मेरी बेवकूफी थी। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है और मैं सारी बात समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब उसकी बातें सुनकर चैरिटी उसे कहती है कि मैं लालची नहीं हूँ और मैं तो सिर्फ लॉयल और प्यार करने वाला इंसान चाहती थी और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। अब ये बात कहकर चैरिटी भी मान जाती है और वो दोनों गले लग जाते हैं। नेक्स्ट डे बार्नम अपने साथियों को इन्हीं सारी सर्कस वालों को एक बुरी खबर सुनाता है और वो ये कि कोई भी बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार ही नहीं है और शायद इस बार हमारा ये ड्रीम अधूरा ही रह जाए, यानी हमारा म्यूजियम हमारा सर्कस कभी भी ना बन पाए। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सब भी अपने अपने घर वापस चले जाओ। और तभी यहाँ पर फिलिप आगे आता है और वो बार्नम से कहता है कि मैंने अपने शेयर के पैसे बचा कर रखे हुए थे और यहाँ पर वो बार्नम को 50% ऑफर भी करता है, जिसे सुनकर बार्नम फौरन मान जाता है और उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब उन्हें एक और परेशानी थी, उनके पास पैसे तो थे लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो नई बिल्डिंग बना सके। इसीलिए वो कुछ जमीन खरीद कर उस पर टेंट लगाकर सर्कस स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही टाइम बाद उनका ये सर्कस भी काफी फेमस हो जाता है और इस बार पहले से भी ज्यादा उन्हें सक्सेस मिलती है, जहाँ सब लोग उन्हें दूर दूर से देखने आते हैं। अब यहाँ पर बार्नम सर्कस की कमांड फिलिप के हाथ में दे देता है ताकि वो अपना मोस्टली टाइम अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ गुजारे। अब उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन हाँ एक लाइफ थी जिसमें सुकून था, एक अच्छी सी फैमिली थी, वाइफ थी और बच्चे थे जिसकी उसे हमेशा से ही तलाश थी। लेकिन पैसों की लालच में वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में उसे रियलाइज हो ही जाता है कि ये जो लाइफ है ना, ये पैसों के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि जो लोग हमारे साथ हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारना है। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्नम एक हाथी पर बैठकर अपनी बेटी के डांस स्कूल जाता है उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, जहां हम देखते हैं कि वो सारी फैमिली बहुत खुश है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।